Hello everyone. So in the starting of the video I have shown you the syllabus of electrochemistry कि आपकी गेट के एग्ज़ाम में क्या आने वाला है. ओके, सो टुडे विल गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो उसका फर्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस. हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं. कंडक्टेंस को एज यू कैन सी हेयर, कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं जी से. एंड व्हाट डज इट मीन? बेसिकली ईज़ ऑफ फ्लो ऑफ करंट. जिस आसानी से करंट का फ्लो करता है, जिस आसानी से करंट फ्लो कर सकता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस. उस प्रॉपर्टी को वो क्या बोलते हैं? हम कंडक्टेंस. यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की. मूवमेंट ऑफ आयंस, जिन कंडक्टर्स के अंदर आयंस का मूवमेंट होता है उनको बोलते क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. ठीक है, वहाँ पे क्या शो होती है? प्रॉपर्टी हमारी कंडक्टेंस. ठीक है, अब यहाँ पे बारी आती है, क्योंकि हमें पता है कंडक्टेंस एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस टर्म आ रही है. जहाँ पे भी फ्लो दिखाएंगे हम करंट का, वहाँ पे रेजिस्टेंस की बात नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता. सो रेजिस्टेंस अब हमारा क्या है? ये प्रॉपर्टी क्या है? हिंड्रेंस टू द करंट. मतलब करंट को ओपोज करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. मतलब अगर मेरा इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए है हमारी जो प्रॉपर्टी लगेगी, उसको ओपोज करने के लिए जो हमारी प्रॉपर्टी लगेगी उसको क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस. यहाँ पे अब बात आती है रेजिस्टेंस की कि किस किस फैक्टर पे वो डिपेंड करती है. जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट की. यहाँ पे मैंने ग्लिसरॉल दे दिया, तो ग्लिसरॉल क्या है? मोर विस्कस है. H2O से कंपैरिजन कर रहे हैं इसका, तो ये क्या है? ज़्यादा विस्कस है. तो क्योंकि विस्कस होने की वजह से उसमें जो आयंस की मूवमेंट होगी वो थोड़ी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. आयंस की मूवमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा लगता है. अब हमारा सेकेंड फैक्टर क्या है? सेकेंड फैक्टर इज़ टेम्परेचर. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा आयंस की मूवमेंट रहेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की. तो आयंस की जो मूवमेंट होगी वो ज़्यादा रहेगी, उनकी कंडक्टेंस बढ़ेगी और रेजिस्टेंस कम होगी. अब हमारा थर्ड फैक्टर है इंटर आयनिक अट्रैक्शन. इंटर आयनिक अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी कम हमारी क्या होगी? कंडक्टिविटी होगी. क्योंकि इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उससे हमारी रेजिस्टेंस क्या होगी? ज़्यादा होगी. अब यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की. ओके, हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी दो टाइप के होते हैं. क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. उससे पहले हमारे ये समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आखिर होते क्या हैं. एनी सब्सटेंस दैट dissociates into its ions in solvent or in molten state. For example, NaCl, HCl and acetic acid. तो हम कोई भी सॉलिड को, जैसे हम ये कॉमन सॉल्ट ले लेते हैं, उसको अगर हम सॉल्वेंट में या फिर इसको किसी भी मोल्टन स्टेट में डाल देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है? अपने आयंस में टूट जाता है. अपने आयंस में टूट जाता है. ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट्स. अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, एंड यहाँ पे बात करते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की. ओके, अच्छा, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है? यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है मैंने. मोर अल्फ़ा. अल्फ़ा इज़ वॉट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. मतलब जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतनी ज़्यादा क्या होगी हमारी? इसकी टू डिसोसिएट वो ज़्यादा रहेगा. ठीक है, अच्छा, वहाँ पे अगर मैं बात करूँ एसिटिक एसिड की और NH4OH की, ये हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा डिसोसिएट नहीं हो पाते. ये पूरी तरह से आयंस में नहीं टूट पाते, पूरी तरह से आयंस में डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं. दैट्स वाई दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, यहाँ पे एक और बात है, ये PPT प्रेसिपिटेट जो बना लेते हैं वो AgCl एंड BaSO4. तो प्रेसिपिटेट में भी इनका कुछ पार्ट होगा दैट शोज़ कि ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होंगे. अब यहाँ पे हम बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की. फॉर एग्जांपल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो बिल्कुल. सो अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की. हम फिज़िक्स में 10th क्लास में पढ़ते थे ओम्स लॉ क्या है, सब क्या बोलते थे? V = IR. ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा V है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एंड वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस आ जाता है। हमें पता है जहाँ पे करंट है वहाँ पे रेजिस्टेंस का होना ज़रूरी है। ओके, सो करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट इज़ ओम, एंड पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट इज़ वोल्ट। ओके, सो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ओके, तो अब यहाँ से बात करते हैं हम, रेजिस्टेंस हमें पता है क्या है, ठीक है, L इज़ द लेंथ, A इज़ द एरिया। यहाँ से मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। ये मेरा एक कंडक्टर है जो काफ़ी थिक दिख रहा है एंड उसकी लेंथ छोटी है। ये दूसरा कंडक्टर है जो बहुत थिन दिख रहा है एंड उसकी एरिया क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो इसकी लेंथ ज़्यादा है एंड एरिया कम है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। और वहीं पे इसका एरिया ज़्यादा है और लेंथ कम है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मेरा कम होगा। ओके ओके, तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या लाएं, यहाँ पे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, वो होता रेजिस्टेंस ही है, मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर का। इसका क्या मतलब है, जितनी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगी, इतने, अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, उसकी कुछ वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, उसका जो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक पार्ट है, जितना वॉल्यूम उसका कंटेन करके रखेगा 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में, ठीक है, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा उसको ही क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टिविटी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके ऐसा यूनिट मैंने कैसे निकाले हैं कि हमें पता है रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट इज़ ओम, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इज सेंटीमीटर, तो हमारी ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आएगी, ओम सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं हम, कंडक्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये तो हमें पता ही है। तो ये डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला कैसे आ गया, G इज़ इक्वल टू 1/R, और इसके ऐसा यूनिट ओम इनवर्स, इसको मोह भी बोल सकते हैं या फिर साइमंस एस बोल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे बारी आती है कंडक्टिविटी की। जैसे हमारा रेजिस्टेंस से मिलता है रेजिस्टिविटी, ऐसे हमारा कंडक्टेंस से मिलता है कंडक्टिविटी। अब क्योंकि हमारा रेजिस्टिविटी क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक कंडक्टर में है, तो मुझे बताओ कि कंडक्टिविटी क्या होगा। वैसे तो यहाँ पे लिख रखा है, एक बारी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। ओके, सो कापा इज़, इसको हम कापा बोलते हैं कंडक्टिविटी को, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। जैसे हमारा कंडक्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ऐसे ही हमारा कंडक्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या आती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, सो इससे हमने क्या किया, हमने रो का फॉर्मूला निकाला 1/R ऐसे करके, एंड वी नो दैट 1/R इज़ कपा। ओके, एंड 1/R इज़ कंडक्टेंस एंड L/A। ओके, L/A को हम कंबाइन में कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, सेल कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं G से। तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा तो वो क्या आएगा, कापा इज इक्वल टू G इंटू G। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे। सो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन, अ कंडक्टिविटी सेल हैज़ 2 platinum electrodes separated by a distance 1.5 centimeter and the cross sectional area of each electrode is 4.5 centimeter square. Using this cell, the resistance of 0.5 in electrolytic solution normal was measured as 15 ohm. Find the specific conductance of the सॉल्यूशन इन साइमन मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे ध्यान रखो, मीटर इनवर्स में बोल रहा है तो हमें क्या निकालना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एक बात ध्यान रखना, कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस आर द सेम। स्पेसिफिक का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम, मतलब वो स्पेसिफाई कर दी, दैट्स वाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी इज़ द सेम। ओके ओके, यहाँ पे बात करते हैं अब हम, हमें फाइंड आउट करना है कापा, जिसका फॉर्मूला है 1/R L/A। ओके, ये है।
अब यहाँ पे हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है लेंथ विच इज़ 1.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करने के लिए हमें क्या करना है, 1/5 इंटू 10⁻²⁻² मीटर। ओके, अब यहाँ पे हमें दे रखा है एरिया। ओके, एरिया हमें दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर के लिए 4.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, और हमें रेजिस्टेंस भी गिवन है विच इज़ 15 ओम। ओके, इस वैल्यू में कापा में वैल्यूज़ पुट करते हैं 15। ओके ओके, एल हमारा क्या है, 1.5 इंटू 10⁻² मीटर अपॉन में 4.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो माई कापा वुड कम आउट टू बी 2.22 साइमन मीटर इनवर्स। तो अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, बस इतना ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पे देखो जी निकाला है। जी कैसे निकाला है, क्योंकि हमें पता है कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। जी स्टार इज सेल कांस्टेंट एंड जी इज कंडक्टेंस। कापा इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक ही बात है। ओके, तो जी हमने निकाला है। जी क्या है, कापा इंटू A/L। यहाँ पे हमने L से मल्टीप्लाई कर दिया एंड L से ही डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे L स्क्वायर ले गए एंड यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, कापा इंटू V वॉल्यूम बन गया। एंड ऐसे हमने इसको क्या किया है, डिफ़ाइन कर दिया। यहाँ पे हमें पता है कि हमारी जो एल स्क्वायर है वो लेंथ स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की। दोनों को हमने एन से डिवाइड कर दिया। V/N हमारा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। इफ़ यू नो, कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसे हम लिखते कैसे, सेंटीमीटर मोल इनवर्स से। ओके, तो हमारा जो मोलर कंडक्टेंस है, ये देखो, जो कंडक्टेंस है उसको जब हम मोल से, मतलब कंडक्टेंस इतने मोल में, जितने मोल में कंडक्टेंस आया उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये पूरा हमारा डिराइव होकर क्या है, कापा इंटू VM। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट इज़ व्हाट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, क्योंकि VM 1/VM जो होता है वो हमारा ये कंसंट्रेशन V/N है, और VM को हमने क्या लिखा है, ये V/N। तो ये क्या आ जाएगा, कापा/C हमारा कंडक्टेंस आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा/C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट यहाँ पे देखो, C इक्विवेलेंट इज द नॉर्मेलिटी एंड मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू Z फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब Z फैक्टर क्या है, वी विल टॉक अबाउट दिस। सो हम Z फैक्टर की बात कर रहे थे, तो Z फैक्टर फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज का टोटल या फिर नेगेटिव चार्ज का टोटल। या हम इसको एक और चीज़ से समझ सकते हैं कि उनका जो मैग्नीट्यूड है उनको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली। NaCl डिसोसिएट्स इंटू Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1। CaCl2 डिसोसिएट्स इंटू Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, 2 इसका 1 इसका, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2। AlCl3 डिसोसिएट्स इंटू Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, दोनों का मैग्नीट्यूड को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 इज़ 3। Fe2SO4 होल थ्राइस डिसोसिएट्स इंटू 2Fe3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, द मैग्नीट्यूड इज़ 3 एंड 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे Z, दैट इज़ द Z फैक्टर। या इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो नॉर्मली कि अगर हमारा सॉल्ट अगर AX/BY के फॉर्म में है तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा। ओके ओके, सो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको देते हुए जा रही हूँ, ये आप होमवर्क करके आओगी। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, अगली क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।